हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यू लिबरलिज्म तक बात की थी। हालांकि न्यू लिबरलिज्म के अभी कुछ और टॉपिक्स को हमें समझना है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं इसको हम शुरू करते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो भले बड़ी हो रही है, ठीक है। पहली यूनिट को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया। यहाँ पे अभी कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी अभी हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। देखिए, जब आप पूरी तरह टॉपिक को समझ लोगे, पूरी तरह सिलेबस के अनुसार समझ लोगे सारी बातें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको कम से कम लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट रहेगा और क्वेश्चन किसी भी तरह बनकर आएगा, आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे वापस से आ रहे हैं टॉपिक पर। नव उदारवाद का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए आगे क्या बातें हैं। थैचरवाद और रिगनोमिक्स यानी कि रिगनवादी आर्थिक नीति। देखिए, 1979 से 1990 के बीच नव उदारवाद को सबसे अधिक लागू किया गया। अब देखिए, कुछ राजनेता प्रमुख रहे जिन्होंने नव उदारवाद की विचारधारा को काफ़ी प्रबल, काफ़ी मजबूत बनाया। इसमें एक नाम आता है, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का नाम प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, तो इनका भी एक प्रमुख नाम है, जिन्होंने अपने अपने देशों में, ठीक है, नव उदारवाद से संबंधित नीतियों को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मतलब जोरदार तरीके से लागू किया। अब देखिए दोस्तों, किसी नीति को ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश लागू करेंगे तो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो भी इनकी तरफ देखेंगे, तो इसलिए उस नीति का प्रभाव और भी बढ़ा। किन नीतियों को इन्होंने अपनाया? तो देखिए, ये जो नीतियां थी नव उदारवाद के अंतर्गत, वो नीतियां थी कि सरकारी उद्योगों का निजीकरण, मतलब जो सरकारी उद्योग थे उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, उन्हें प्राइवेट हाथों को सौंपा गया, प्राइवेट हाथों को बेचा गया। श्रमिक यूनियनों की शक्ति कमजोर, जो श्रमिक यूनियन थे उनकी शक्ति को कमजोर किया गया। कर में कमी, टैक्स में कमी की गई। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यापार को और अधिक स्वतंत्र बनाया गया, बाजार को स्वतंत्र बनाया गया, बाजार में सरकारी दखल न्यूनतम किया गया, कम से कम सरकारी दखल करने का प्रयास किया गया। ऐसी नीतियों को अपनाया गया। अब देखिए परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। तो देखिए, इससे महंगाई घटी, मुनाफा बढ़ा, लेकिन असमानता और सामाजिक विभाजन बढ़े। महंगाई घट रही थी, मुनाफा भी बढ़ रहा था, लेकिन क्या हुआ, असमानता बढ़ी। जो अमीर वर्ग था वो और अमीर हुआ और जो गरीब वर्ग था वो गरीब और भी ज़्यादा मतलब गरीब होने लगा। तो असमानता जो थी अमीर और गरीब के बीच में वो और अधिक बढ़ने लगी और सामाजिक विभाजन बढ़ा। मतलब कई सारे वर्गों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और कई वर्ग विकास में पीछे रह गए। आई होप यहाँ पे ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि IMF और विश्व बैंक ने विकासशील देशों को ऋण के बदले, लोन के बदले नव उदारवादी सुधारों के लिए बाध्य किया, जैसे कि सब्सिडी हटाना। देखिए सिंपल सी बात है कि इस समय ये जो दौर चल रहा था, इस समय नव उदारवादी नीतियों को अपनाया जा रहा था। 1970 के दशक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नव उदारवादी नीतियों को अपनाया जा रहा था। अब ऐसे में जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे प्रमुख, जो IMF और विश्व बैंक की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, ठीक है, IMF और विश्व बैंक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने विकासशील देशों को जब ये ऋण देते थे तो इन्होंने कहा कि ऋण के बदले आप नव उदारवादी नीतियों को अपनाओ, मतलब अपने देश में सुधार करो। इन्होंने, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, इन्होंने विकासशील देशों से कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कीजिए और सुधार के रूप में नव उदारवादी नीतियों को अपनाइए, ठीक है, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे। याद कीजिए दोस्तों कि 1991 में भारत ने भी नई आर्थिक नीति को अपनाया था और वो नीतियां भी नव उदारवाद से ही जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव भी था उस समय, और साथ में क्योंकि नव उदारवादी जो विचारधारा थी ये भी ज़्यादा प्रबल हो रही थी, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, तो उसका एक कारण ये भी था कि क्योंकि उस समय नव उदारवादी जो विचार थे वो भी अपने एक बहुत अच्छे स्तर पर थे। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, 1990 के दशक में इसे वाशिंगटन सहमति कहा गया। अब देखिए, 1990 के दशक में इसे वाशिंगटन सहमति कहा गया। इसमें वाशिंगटन सहमति में यही था दोस्तों कि एक तरह से एक सहमति बनी कि नव उदारवादी जो नीतियां हैं इनको देश अपनाएंगे, सब्सिडी वगैरह कम करेंगे, खुला व्यापार हो, ठीक है, व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, खर्च में कटौती की जाएगी, मतलब सरकारी खर्च कम होंगे। मतलब ये जो वाशिंगटन सहमति है ये एक आर्थिक नीति से जुड़ी हुई मतलब एक आर्थिक नीति से संबंधित ही है। अब देखिए परिणाम क्या निकले, ये जो नव उदारवादी नीतियां थी इसके क्या परिणाम निकले आगे। देखिए, इसके परिणाम को अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा, लेकिन फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, आगे चलकर हम इसके परिणामों को देखते हैं कि तेज आर्थिक विकास हुआ, लेकिन नौकरियों की असुरक्षा बढ़ गई, ठेका काम, प्रवासन, पर्यावरण हानि बढ़ी।
मतलब अब देखिए दोस्तों, कई सारे जो काम थे वो अब ठेके पर दे दिए गए, ठीक है। मतलब एक तरह से जो पहले स्थायी होता था, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि कई सारे जो काम हैं उनके लिए कोई स्थायी कर्मचारी नहीं रखा जा रहा, बल्कि एक ठेकेदार होता है, उसको दे दिया जाता है ठेका कि आप 2 महीने में, 1 साल में ये काम मेरे लिए कर दीजिए। अब 1 साल बाद उससे कोई जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे ठेकेदार के अंतर्गत, अब उनसे कंपनी का कोई मतलब नहीं। कंपनी ने ठेकेदार को ठेका दे दिया, एक मतलब एक मैनेजमेंट को, एक मैनेज करने को कुछ समय के लिए दे दिया कोई चीज़, ठीक है। मतलब कंपनियों को स्थायी एम्प्लॉय नहीं रखने पड़े, तो ऐसे काम भी बढ़ गए, प्रवासन बढ़ा, माइग्रेशन बढ़ गया काफ़ी, पर्यावरण हानि भी बढ़ी। अब देखिए सरकार पूरी तरह गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी भूमिका बदल गई। राज्य अब कल्याण देने वाला नहीं, बाजार को मजबूत और लागू कराने वाला बन गया। मतलब देखिए ऐसा नहीं कि राज्य पूरी तरह गायब हो गया, सरकार पूरी तरह हट गई कि हम दखल ही नहीं देंगे राज्य में, ये मतलब बाजार में हम दखल नहीं देंगे, ऐसा नहीं। सरकार की भूमिका अब क्या हो गई नव उदारवादी नीतियों के अंतर्गत, सरकार ने अब एक काम ये किया कि वो जो कल्याणकारी कार्य थे उसको बहुत कम कर दिया, ठीक है। लेकिन सरकार ने अब क्या काम करना शुरू कर दिया कि जो बाजार है उसको मजबूत किया जाए और बाजार से संबंधित जो व्यवस्था है उसको सही से लागू किया जाए। मतलब राज्य ने इसमें भूमिका निभानी शुरू की। अब देखिए संकट और विरोध, नव उदारवाद की सफलता के साथ संघर्ष भी बढ़े। मुख्य आर्थिक संकट जैसे कि मैक्सिको में, एशिया में, ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया कि किस समय कौन सा संकट आया किस देश में, ठीक है। मैक्सिको में 1994 में, एशिया में 1997 में, रूस में 1998 में, अर्जेंटीना में 2001 में, और वैश्विक वित्तीय संकट 2008 में, ठीक है। तो मतलब देखिए नव उदारवादी नीतियों के दौरान हमें सफलता दिखाई थी, लेकिन साथ में संघर्ष भी बढ़े, कई देशों में आर्थिक संकट देखने को मिला, और 2008 में तो वैश्विक वित्तीय संकट देखने को मिला। हालांकि ये संकट पहले अमेरिका में आया था, ठीक है, अमेरिका में वित्तीय संकट आया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर हमें दिखाई देता है, क्योंकि वैश्वीकरण वगैरह हो गया, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्थव्यवस्थाएं जुड़ रही थी, तो वित्तीय संकट हमें दिखाई दिया यहाँ पे कि अमेरिका में संकट आया, लेकिन फिर उसका प्रभाव हमें दूसरे देशों पर भी दिखाई दिया। तो ऐसे में 2008 में हमें वैश्विक स्तर पर वित्तीय संकट दिखाई देता है। अब 2008 संकट में सरकारों को, बैंकों को बचाना पड़ा, मतलब सरकारों को सामने आना पड़ा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मुनाफा निजी होता है, लेकिन नुकसान समाज का होता है, मतलब समाज को उठाना पड़ता है नुकसान। इसके बाद दुनिया भर में विरोध और आंदोलन, जैसे कि वॉल स्ट्रीट पर कब्जा आंदोलन, यूरोप में कठोर बचत विरोधी आंदोलन, असमानता की बहस आदि, मतलब कई सारे आंदोलन वगैरह हुए, कई सारी डिबेट्स वगैरह हुई इसको लेकर कि क्या नव उदारवादी नीतियां ही सही हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य भी महत्वपूर्ण है, सरकार को सकारात्मक रूप से एक दखल भी देना चाहिए, तो इसका भी विचार सामने आया। अब देखिए कोविड-19 महामारी, देखिए इसे हिंदी में लिख लेना, यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लिखें एग्जाम में। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी मीडियम में अगर आप लिखोगे तो वही सबसे सेफ होता है। इंग्लिश को हम ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए कोविड-19 महामारी ने भी यह साबित किया कि केवल बाजार पर्याप्त नहीं है, राज्य अनिवार्य है। मतलब राज्य की भूमिका भी बाजार में महत्वपूर्ण है, राज्य को भी समय समय पर दखल देना पड़ सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस समय तक ऐसा महसूस हुआ कि राज्य की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राज्य सिर्फ मतलब लोगों की रक्षा करेगा, राज्य बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। मतलब राज्य की भूमिका जरूरी है। देखिए दोस्तों, अभी हमने नव उदारवाद के टॉपिक को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांधीवादी तथा गैर पश्चिमी दृष्टिकोण, नैतिक और पर्यावरण आधारित राजनीतिक अर्थव्यवस्था। अब राजनीतिक अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है, इसके लिए अभी हमने अलग अलग दृष्टिकोणों को पढ़ा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांधीवादी और गैर पश्चिमी दृष्टिकोण की। देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 20वीं शताब्दी के अंत में जब नव उदारवाद और वैश्वीकरण बढ़ा, तब कई विचारकों ने पश्चिम के बाहर की परंपराओं की ओर ध्यान दिया, ताकि अर्थव्यवस्थाओं को नैतिकता और पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझा जा सके। इनमें महात्मा गांधी की आर्थिक सोच सबसे प्रमुख रही। देखिए दोस्तों, गांधी जी की जो आर्थिक सोच थी वो इसमें प्रमुख है। देखिए सिंपल सी बात है, जब नव उदारवाद की हम बात कर रहे थे तो हमने बात किया कि पर्यावरण हो गया, नैतिकता का मुद्दा हो गया, तो ये उस पर इतना ध्यान नहीं दे दी। मतलब इसने पर्यावरण और नैतिकता जैसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया। तो अब विचारकों ने क्या किया कि ऐसे में विचारकों ने जो मतलब पश्चिम से जो बाहर की जो परंपराएं हैं, जो पश्चिम के बाहर से जो यानी कि यूरोपीय अमेरिका जो है, अब वहाँ इन देशों के अलावा जो दूसरे देशों में जो विचारधाराएं रही हैं, तो उन पर भी ध्यान देना विचारकों ने शुरू किया। और ऐसे में जो गांधी जी के विचार हैं, ये काफ़ी इस दिशा में एक प्रमुख आर्थिक सोच दिखाई दी, जो नैतिकता और पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा महत्व देती है। अब देखिए गांधी जी ने अपने विचार औपनिवेशिक भारत की वास्तविक परिस्थितियों से बनाए। ग्रामीण गरीबी, मजदूरों का शोषण। अब उस समय जब देखिए गांधी जी ने
जो गांधी जी ने अपने विचार औपनिवेशिक भारत की वास्तविक परिस्थितियों से बनाए। इसका मतलब है कि औपनिवेशिक भारत में जो परिस्थितियां थी, जैसे कि ग्रामीण गरीबी थी, मजदूरों का शोषण, प्रकृति का नुकसान, उपभोग और भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, तो ऐसी जो परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने अपने विचार रखे। भौतिकवाद तो आप समझ रहे हैं ना, कि जब हम सिर्फ भौतिकवाद की बात करते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भौतिकवादी है, इसका मतलब जो मतलब वस्तुएं हैं वो उस पर, उसके लिए वो ज़्यादा मतलब लगाव है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें आज कूलर मिल जाए, आज हमें एसी मिल जाए, ठीक है, आज हमें कार मिल जाए, तो मतलब हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, हम वस्तुओं की लालसा कर रहे हैं, तो ये भौतिकवाद है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की आलोचना करते हुए यह कहा कि श्रम को अमानवीय बनाती है। जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता थी, इसकी गांधी जी ने आलोचना की और कहा कि जो श्रम है उसको ये व्यवस्था अमानवीय बनाती है, प्रकृति को वस्तु बना देती है और मनुष्य को भौतिक लाभ का दास बना देती है। यह कहकर गांधी जी ने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की। इसके बदले गांधी जी ने स्वराज का विचार रखा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और नैतिकता सब एक साथ हों। तो गांधी जी ने राजनीति मतलब स्वराज का विचार सामने रखा। स्वराज का विचार दोस्तों बहुत काफ़ी विस्तृत है। गांधी जी का ये जो विचार है, कोई मतलब बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा विचार है। अगर हम गांधी जी के स्वराज को समझे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर, एक पूरी की पूरी एक लंबी वीडियो में आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझेंगे यहाँ पे बातें कि गांधी जी के क्या क्या मुख्य विचार रहे। अभी तक तो हमने यहाँ पे सामान्य बातें ही समझी हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, गांधीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत। जो गांधीवादी विचार है, ठीक है, गांधीवादी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार है, इसके जो मूल सिद्धांत हैं, अब यहाँ पर आपको वो बताए जा रहे हैं। देखिए, गांधी जी की आर्थिक सोच 4 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। एक सिद्धांत है स्वराज, ठीक है, एक सिद्धांत है स्वदेशी, एक है ट्रस्टीशिप और एक है अहिंसा और शोषण विरोध। अब देखिए, स्वराज का जो विचार है, गांधी, देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर गांधीवादी जो विचारधारा है उसको समझ रहे हैं कि गांधीवादी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार है कि किसी देश में किस तरह से किस तरह अर्थव्यवस्था को राजनीति कंट्रोल करे, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाए, उससे संबंधित जो गांधीवादी नीति है, ठीक है। तो देखिए, एक सिद्धांत है स्वराज का, जिसमें क्या बात की जाती है, स्वतंत्रता की। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर है आत्मानुशासन और समुदाय स्तर पर अपना शासन। आत्मानुशासन मतलब व्यक्ति अपने आप को भी नियंत्रित कर पाए, व्यक्ति का खुद पर भी नियंत्रण हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो। एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि बाहरी स्वतंत्रता भी हो व्यक्ति के पास और आंतरिक स्वतंत्रता भी हो, ठीक है, तो ये बात है। और स्वदेशी का मतलब है यहाँ पर स्थानीय उत्पादन, छोटे उद्योग, गांव और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता, ठीक है, जो मतलब स्थानीय चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी ओर ध्यान दिया जाए, ठीक है, जो स्थानीय उत्पादन है इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले, ठीक है, गांव और कुटीर जो उद्योग हैं इनको प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, ये स्वदेशी का विचार है गांधी जी का। ट्रस्टीशिप, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो संपत्ति रखने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो ट्रस्टी है, जिसके पास संपत्ति है, तो वो ये ना समझे कि संपत्ति पर पूरा अधिकार मेरा है, वो अपने आप को एक ट्रस्टी के रूप में समझे कि मैं मेरे पास जो मतलब संपत्ति है ये एक ट्रस्टी के रूप में है और इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अहिंसा का विचार शामिल है, इसका मतलब आपको पता ही है, और शोषण विरोध। देखिए, अर्थव्यवस्था में मनुष्य और प्रकृति पर हिंसा या शोषण नहीं होना चाहिए, तो ये विचार इसमें शामिल है। तो यहाँ पे ये सामान्य रूप में मैंने आपको यहाँ पे बताया, समझ में आया होगा। गांधी जी लोभ नहीं, यानी कि लालच नहीं, आवश्यकता के आधार पर उत्पादन और उपभोग के पक्ष में थे। कि देखिए, हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए कि हमें बस उत्पादन करना है। जितनी हमारी आवश्यकता है हम उतना उत्पादन करें और उतना उपभोग करें। मतलब यहाँ पर जो पूंजीवाद का एक विचार है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए, उपभोग को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इसका यहाँ पे गांधी जी ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। इसके अलावा प्रगति का लक्ष्य, मतलब तरक्की का लक्ष्य जीडीपी नहीं या मुनाफा नहीं, बल्कि सर्वोदय, सबका कल्याण हो। गांधी जी का मानना था जो सबसे निचला तबका है उसका भी पूरी तरह सही से कल्याण हो, ठीक है, पूरे समाज का कल्याण हो, ठीक है, ये होना चाहिए प्रगति का मतलब, प्रगति का लक्ष्य, प्रोग्रेस का मतलब। बाद में विश्व स्तर पर इन्हीं विचारों से जुड़े सिद्धांत उभरे।
तो यहाँ पे हमने ये गांधी जी के जो विचार थे इनको हम अभी हमने समझा। अब देखिए इन्हीं से संबंधित हमें दिखाई देता है कि कई विश्व स्तर पर कई सिद्धांत भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम अपने संसाधनों का उपभोग ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपभोग कर पाएँ। मतलब हम अपने संसाधनों को पूरी तरह ख़त्म ना कर दें, इतना उपयोग करें, इस रेट से उपयोग करें। रेट का मतलब यहाँ पे दर की बात हो रही है, एक तरह से स्पीड की संदर्भ में बात हो रही है कि हम अपने संसाधनों का इस गति से उपयोग करें कि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन बचे रहें और उन संसाधनों का विकास भी हो। मतलब जैसे कुछ संसाधन हो सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह हैं, अगर बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिए गए हैं तो उनका विकास भी किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचे भी रहें। ठीक है, इसके अलावा ग्राम लोकतंत्र या जो विकेंद्रित शासन की बात की जाती है तो इससे संबंधित जो सिद्धांत है वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कई गैर पश्चिमी विचारधाराएं भी अर्थव्यवस्था को नैतिकता, देखिए गांधी जी की विचारधारा और साथ में कुछ कई जो दूसरे गैर पश्चिमी विचारधाराएं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। जैसे कि यहाँ पे कन्फ्यूशियन चीन की जो विचारधारा है, ठीक है, अफ्रीकी उबंटू दर्शन, ये जो दर्शन है, तो यहाँ ये जो मतलब गैर पश्चिमी मतलब जो नॉन वेस्टर्न जो ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं, तो इनमें भी अर्थव्यवस्था को नैतिकता, समाज और प्रकृति के रूप में समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गैर पश्चिमी विचारधाराएं हैं, ठीक है, जो गांधीवादी विचारधारा है, इन सभी में समान विश्वास है क्या कि अर्थव्यवस्था नैतिक और पर्यावरणीय संबंधों से अलग नहीं है। मतलब ये जो गैर पश्चिमी विचारधाराएं, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, कन्फ्यूशियन चीन की विचारधारा हो गई, अफ्रीकी उबंटू दर्शन हो गया, ठीक है, और गांधीवादी जो विचारधारा तो इसमें प्रमुख है ही। ठीक है, तो ये जो विचारधाराएं हैं इसमें कुछ बातें बिल्कुल समान हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, इसमें नैतिकता को और जो पर्यावरणीय चीज़ें हैं इनको भी महत्व दिया जाए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हैं। नैतिकता को और पर्यावरण को हम अर्थव्यवस्था से अलग नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। धन का उपयोग प्रभुत्व के लिए नहीं, न्याय और संतुलन बनाने के लिए होना चाहिए, ऐसा मानना है इस विचार का। सुख का अर्थ सामूहिक कल्याण है, सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो ये विचार इनके इन विचारधाराओं में शामिल हैं। अब देखिए वैश्विक दौर में प्रासंगिकता, मतलब आज के दौर में ये जो विचार हैं इनकी क्या प्रासंगिकता है, इनकी क्या ज़रूरत है, ये देखिए आज की दुनिया में हमें दिखाई देता है जलवायु संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, असमानता का मुद्दा दिखाई देता है, डिजिटल तनाव और अकेलापन दिखाई देता है। ये जो समस्याएं हैं, ये जो मुद्दे हैं, वो दिखाते हैं कि केवल बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर्याप्त नहीं है। मतलब आज की हमें समस्याएं दिखा रही हैं कि जो गांधीवादी जो विचार है, जो गैर पश्चिमी दूसरे विचार हैं, ठीक है, जो नैतिकता और पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में। गांधीवादी सोच से मेल खाते आधुनिक विचार, अब देखिए कई ऐसे आधुनिक विचार हैं जो कि गांधीवादी सोच से मेल खाते हैं, जैसे कि लोकल अर्थव्यवस्था यानी कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्थानीय खाद्य प्रणालियाँ, सहकारी संस्थाएं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह हैं, सतत विकास लक्ष्य, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR, ठीक है, CSR मतलब जो कंपनियां जो मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा विकास में लगाएं, लोगों के लिए मतलब विकास में लगाएं, डेवलपमेंट में खर्च करें। ठीक है, तो ये CSR का विचार है। सामुदायिक वन प्रबंधन और जल संरक्षण, ठीक है, जैसे कि सामुदायिक वन प्रबंधन का विचार है, जल संरक्षण का जो कानून वगैरह हैं, ठीक है, वो मानव क्षमताओं वाला विकास मॉडल, अमर्त्य सेन के द्वारा जो बताया गया मानव क्षमताओं वाला विकास मॉडल। तो ये जो कुछ विचार हैं, ठीक है, जो कि हमें गांधीवादी सोच से मेल खाते दिखाते हैं, जो कि मतलब यहाँ पर ये कुछ आधुनिक विचार हैं जो कि गांधीवादी सोच से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ आलोचनाएं भी हैं, ये जो विचार हैं गांधीवादी, ये जो विचार हैं, ये जो गैर पश्चिमी विचार हैं, इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। अब देखिए कुछ विचारकों की कुछ आपत्तियां हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ विचारकों का मानना है कि ये जो विचारधाराएं हैं ये अर्थव्यवस्था में छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर मतलब ये छोटे उद्योगों की बात करते हैं, लेकिन छोटे उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाते। ठीक है, नैतिक आदर्श बिना सरकारी व्यवस्था के टिक नहीं पाते। मतलब जो नैतिक आदर्श है, जो नैतिकता है, ठीक है, जो एक नैतिक आइडियलिज्म है, ठीक है, वो बिना सरकारी व्यवस्था के मतलब सरकारी व्यवस्था आवश्यक है, कानून नियम आवश्यक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नैतिक आदर्श बिना सरकारी व्यवस्था के टिक नहीं पाते। इसके अलावा गांव केंद्रित मॉडल कभी कभी पितृसत्ता को भी मजबूत करते हैं। मतलब जो मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो इसको भी कभी कभी जो गांव केंद्रित मॉडल हैं वो मजबूत करते हैं। मतलब स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं मिल पाता, तो यह कहकर भी आलोचना की जाती है। फिर भी देखिए दोस्तों,
अधिकतर विद्वान मानते हैं कि गांधीवादी और गैर पश्चिमी विचार आर्थिक विकास को नैतिकता और पर्यावरण के साथ संतुलित करने की दिशा दिखाते हैं। मतलब तब भी आज भी अगर हम बात करें तो ये जो गांधीवादी विचार हैं इनके साथ कुछ आलोचना जुड़ी है, लेकिन तब भी ये जो विचार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि ये जो विचार हैं दोस्तों ये आर्थिक विकास में नैतिकता और जो पर्यावरण का मुद्दा है तो इसको काफ़ी महत्व देते हैं और नैतिकता और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर आर्थिक विकास की बात करते हैं। तो इसलिए ये विचार भी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए यहाँ पे एक निष्कर्ष के रूप में ये सामान्य सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। अभी हमने कई सारे दृष्टिकोणों को समझा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कहा जाए तो ये जितने भी यहाँ पर दृष्टिकोण हैं इन सभी दृष्टिकोणों में कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ इनके सकारात्मक पहलू भी हैं। तो जो सकारात्मक पहलू हैं आज की दुनिया के लिए, तो इसलिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था में। अब पढ़कर मैं बता देता हूँ। देखिए आज की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को केवल 19वीं या 20वीं सदी की पुरानी श्रेणियों जैसे सिर्फ पूंजीवाद या समाजवाद या राज्य बाजार तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आज दुनिया में ग्लोबल वित्त व्यवस्था, ठीक है, वैश्वीकरण हुआ है दोस्तों, डिजिटल और तकनीकी क्रांति देखने को मिली है, लैंगिक और नस्लीय श्रम असमानताएं हैं, पर्यावरणीय संकट हैं, ठीक है, जलवायु संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके अलावा कई और भी विश्व स्तर पर की समस्याएं हैं, ठीक है, डिजिटल और तकनीकी क्रांति हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। विश्व के देश एक दूसरे से काफ़ी जुड़ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है। तो मतलब यहाँ पर हमें नई चुनौतियाँ भी विश्व में देखने को मिलती हैं। मतलब विश्व व्यवस्था में पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहले हो जाता था कि सिर्फ एक उदारवाद की विचारधारा या पूंजीवाद की विचारधारा का समर्थन कर लिया जाए या समाजवाद की विचारधारा को अपनाया जाए। तो आज की विचारधारा ऐसा नहीं है। आज का मतलब टाइम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी एक विचारधारा के साथ ही जुड़ जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसीलिए हमें पुरानी विचारधाराओं को त्यागने की नहीं, बल्कि जैसे कि फेमिनिस्ट, नारीवादी, पारिस्थितिक, डिजिटल और उत्तर औपनिवेशिक जो दूसरे जो दृष्टिकोण हैं, ठीक है, इनको जोड़कर समझने की आवश्यकता है। जो पुरानी विचारधाराएं उनको हमें और नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। फेमिनिस्ट मतलब जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार भी समझने की आवश्यकता है कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है, क्या स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात की जा रही है, क्या जो अलग अलग दृष्टिकोण है जैसे कि नव उदारवाद हो गया, ठीक है, या जो दूसरे जो दृष्टिकोण है, क्या वहाँ पर जो नारी मतलब जो स्त्रियाँ हैं क्या उनको पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात हो रही है, ठीक है। तो इस नज़र से भी पढ़ा जाए, इस नज़र से भी समझा जाए। जो डिजिटल चीज़ें हैं उस नज़र से भी देखा जाए, जो उत्तर औपनिवेशिक विचार है उसकी नज़र से देखा जाए, पर्यावरण के नज़र से भी देखा जाए, विचारधाराओं को समझा जाए। इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि देखिए उदारवाद, मार्क्सवाद और कल्याणकारी राज्य, नव उदारवाद और गांधीवादी विचार सभी को आज की ज़रूरतों के अनुसार फिर से पढ़ना और समझना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सामान्य रूप से मैंने आपको बातें समझाई। आई होप यहाँ पे सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी यूनिट 1 थी ये ख़त्म होती है। इसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया, पूरी तरह हमने इसको अच्छे से पढ़ा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।